चलो आज हम एकदम सिंपली प्रैक्टिस करेंगे उस पोर्शन का जो पोर्शन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। मैं बार बार आप लोग को रीडिंग के लिए सलाह जो देती हूँ सिर्फ इसी कारण से। आ जाओ, सबसे पहले सेंटेंस अरेंजमेंट देखो। बेटा मैंने इस बार उठा के सीधा सीडीएस का सेंटेंस अरेंजमेंट लेके आई हूँ। वो है तो सेम चीज, डिफरेंस क्या है मैं बता दूं। सीडीएस S1 और S6 एक साथ दे देता है, और जो एसएससी है ना वो S1 यानी 1 यहां रहेगा और 6 लास्ट में रहता है। ठीक है, चलो बनाने की कोशिश करो इसको जल्दी फटाफट। आंसर बताओ, पक्का? बी सेकेंड, आ जाओ। चंदन वॉज टेरिबली एंग्री। अब चंदन वॉज टेरिबली एंग्री, उसका कोई रीजन यहां मेंशन है? कहां से कहां पे मेंशन लग रहा है आपको? His pen was missing from the place where he had left it. शुरुआत तो यहां होना चाहिए, क्योंकि चंदन एंग्री क्यों है यहां पता चल रहा है। His pen was in her hand. अभी कौन है हर मुझे नहीं पता। Just then his sister Saro appeared at the doorstep. अब देखो सिस्टर जो है उसके हाथ में होगा, हम समझ सकते हैं। पहले सिस्टर का जिक्र होगा फिर उसके हाथ का जिक्र होगा। And he thought it was lost. यानी अगर हम देखें तो he thought it was lost, ये it का जिक्र मुझे यहां तो कहीं नहीं दिख रहा है, वो यहां पर है। इसका मतलब है पेन के बाद ही it आएगा, शुरुआत आर से होगा। That's it, शुरुआत आर से होगा। हो गया? बोलो कोई प्रॉब्लम? हमेशा नाउन और प्रोनाउन को भी देख के समझोगे ना तो हो जाएगा सही। नेक्स्ट आओ, बताओ क्या है आंसर। पक्का आंसर नहीं देखोगे नीचे, यही ऑफलाइन में प्रॉब्लम है, सब नीचे से आंसर ऊपर मार्क लेते हो। One fine morning, I heard a sound of fire engines with loud alarm bells. फायर इंजन की आवाज सुनाई पड़ी और लाउड अलार्म बेल सुनाई पड़ा। अब जब फायर इंजन और लाउड जो अलार्म बेल से सुनाई पड़ेगा तो मुझे क्या महसूस होगा? जब भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है आपको क्या महसूस होता है? कहीं पर आग लगी है। आई थॉट परहैप्स अ हाउस इज ऑन फायर। पी से मेरी शुरुआत होनी चाहिए, राइट? अब आती हूं मैं पी के बाद क्यू। अगर मैं मार्क करूं तो दे वर रेगुलेटिंग, कौन वर रेगुलेटिंग? मुझे तो नाउन का पता ही नहीं है, तो प्रोनाउन कहां से लगाऊं? इसका मतलब पी के बाद क्यू सही नहीं लग रहा है, हमें ये सही लग रहा है। देखो, आई इमीडिएटली रश्ड आउट टू सी व्हाट वाज हैपनिंग। यही तो होता है, अलार्म सुनाई पड़ा फायर का, फायर ब्रिगेड का, लगता है कहीं आग लगी है, तुरंत फट से बाहर निकलते हो देखने के लिए कि क्या हुआ है। द पुलिसमैन वाज स्टैंडिंग अराउंड अ बिग हाउस। दे वर, अब समझ में आ गया दे किसके लिए आ रहा है। रीडिंग करोगे ना बेटा तो ये सब बहुत छोटी चीजें लगेगी आपको, है ना। और रीडिंग नहीं करोगे तो कहोगे मैडम सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं हो रहा है। और जब 4 महीने के बाद कोई कहता है मैम सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करती हूँ, मन करता है थप्पड़ मारूं खींच के। फर्स्ट डे से मैं कहती रहती हूँ रीड करो रीड करो। अब आ जाओ, देखो ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, इसको सही तरीके से बनाओ और मुझे बताओगे किसके बाद क्या होगा, आंसर कैसे निकाले हो आप। फर्स्ट लाइन में ही मेरा खत्म है मामला, आंसर मेरा आ गया फर्स्ट लाइन में, आंसर आ गया। बोलो, मुझे अब गेस करके बताओगे आंसर क्या होगा और क्यों होगा। चलो नीचे से तो आंसर देख ही लिए होगे तुम लोग, आंसर क्यों है ये बताओगे।
सुनो, सबसे पहले S1 पढ़ो ध्यान से। Idioms are a colorful and fascinating aspect of language. जो idiom है वो कलरफुल होते हैं एंड फैसिनेटिंग होते हैं। अब अगर मान लो कि अगर आपने कहा कि मैडम नहीं हो रहा है, मुझे ये चीज कभी स्कूल में पढ़ाया नहीं गया, आपने नहीं सिखाया, मैं कहूंगी नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, है ना। सिर्फ इतना कहूंगी, अ बैड कारपेंटर फाइट्स विथ हिज टूल्स। खुद ही अगला समझ जाएगा और झेप जाएगा कि मैम बोलना क्या चाहती है, कि जब खुद नहीं नाचना आता है तो आंगन टेढ़ा बोला जाता है। दिस मीन्स ईडियम कितना स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ता है, ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। वही तो कहा कलरफुल एंड फैसिनेटिंग होता है एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। अब S1 के बाद मैं उतरूं R पे, S पे कि Q पर। अब R देखो मैं इन एडिशन, ओके फाइन, R भी हो सकता है। S पे आती हूं मैं, वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स। भाई प्रॉब्लम्स तो बाद में जिक्र करते हैं, शुरुआत में प्रॉब्लम्स नहीं, पहले अच्छी सारी बातें बता दूं उसके बाद प्रॉब्लम्स में जाऊंगी मैं। क्यों? दे आर कॉमनली यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, फॉर्मल, इनफॉर्मल, स्पोकन एंड रिटन। अब एक बात बताओ, जो इन एडिशन है ना, ये चीजें हम थोड़ा बाद में बताते हैं। जब भी आप कुछ कहते हो ना अपार्ट फ्रॉम दिस, इन एडिशन, वो जब कुछ बोल रही है उसके बाद इसके साथ ही साथ ये भी चीजें। जरा ध्यान से देखो, जब आप इडियम्स की बात कर रहे हो तो सबसे पहले आपको नहीं लगेगा कि ये होना चाहिए दे आर कॉमनली यूज्ड। अब दे कौन है? दे है इडियम्स इन ऑल टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, इनफॉर्मल, फॉर्मल, स्पोकन एंड रिटन। पहले तो मुझे क्यों लग रहा है, अब जरा देखो फिट करके। Your language skills will increase rapidly if you can understand idioms and use them confidently and correctly. यानी मुझे कॉन्फिडेंस के साथ करेक्ट इडियम बोलना चाहिए। और अगर मैं कुछ गलत इडियम बोल लूं और आपको देखूंगे, फिर आप सोचोगे ये बोल क्या रही है, आप क्लूलेस हो गए कि भाई मैंने कहा मुझसे सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं बन रहा और ये कुछ और इडियम बोल के समझ में नहीं आ रहा बोलना क्या चाह रही। दैट मीन्स यू शुड यूज द राइट इडियम एंड कॉन्फिडेंटली एंड करेक्टली। चलो हो गया। इसके बाद S, one of the main problems students have with idioms is that it is often impossible to guess the meaning of an idiom from the words it contains। जो मैंने हमेशा कहा है कि वर्ड कुछ और है। A bad carpenter fights with his tools कहा मैंने, ना यहाँ कारपेंटर है ना टूल्स है, बल्कि मीनिंग कुछ और है। इसका मतलब काम नहीं आता है तो दूसरे को दोष देते हैं। इसका मतलब कि जो इडियम में वर्ड्स है मीनिंग इसका कुछ और होता है। अब आते हैं आर में, इन एडिशन idioms also have a stronger meaning than non idiomatic phrases। और idioms के कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग मीनिंग होते हैं। एनीवे जहां तक मुझे समझ में आया कि जब आर से शुरुआत करोगे तो आपको सही नहीं लगेगा, क्योंकि आपको इन एडिशन वाले थोड़े बाद में आने चाहिए। और यहां पर एक और बात है कि हम यहाँ पे इडियम से नॉन इडियोमैटिक फ्रेजेस में पहुंच गए हैं, जो हम बाद में लगाना चाहेंगे। सबसे पहले अगर हम दे से शुरुआत करें तो इडियम्स क्या है और उसके बाद वो किस में यूज होता है, ये दोनों सीधा सीधा फिट होगा। तो शुरुआत क्यू से होना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है। आंसर क्या दिया है? ठीक है ना। और एस से तो शुरुआत होगा नहीं, क्योंकि हम शुरुआत में प्रॉब्लम्स में नहीं उतर जाते तुरंत तुरंत। कुछ सेंटेंसेस थोड़े बड़े होते हैं, बाकी देखो। एक छोटा सा इसमें ट्रिक है, वो देख लोगे तो पहचान जाओगे। यस बिल्कुल सही, किसी ने आंसर में लिखा है
इडियम्स के लिए दे कनेक्ट हुआ है। कृष्णा, वेरी गुड। देखो ध्यान से, बताओ आंसर क्या होगा। अब मुझे कैसे आंसर बना के दिया, पहले मुझे एक छोटा सा ट्रिक बता दो, किसी चीज को कहीं से कनेक्ट किए हो। वेरी गुड, बहुत सही। पी लास्ट में आएगा। अब आ जाते हैं कि पी लास्ट में क्यों आया। आवर परफॉर्मेंस वॉज एक्सेलेंट। बेटा परफॉर्मेंस एक्सेलेंट था, तो इससे आर से तो जुड़ेगा नहीं, यानी आर से तो बिल्कुल नहीं जुड़ सकता, क्योंकि आर में कह रहा है ईच वन हैड कंक्लूडेड दैट वी आर गोइंग टू लूज। एक तरफ हारने की बात है, तो इसके बाद अगर तुम ये जोड़ना चाहते हो ना, तो होता बट, कुछ उल्टा करके, है ना। इट वॉज अ गेम ऑफ लाइफ एंड डेथ, नाउ ओनली 15 मिनट्स वर लेफ्ट। अब उसके बाद थैंक गॉड वी रब्ड द वर्ड डिफीट रिटन लार्ज ऑन अवर, रिटन होगा यहाँ पे, रिटन लार्ज ऑन अवर फोरहेड। डिफीट जो हमारे सर पर लिखा हुआ था वो हमने रब करके हटा दिया। अवर परफॉर्मेंस वॉज एक्सेलेंट। आप इनको जोड़ सकते हो। अब सबसे पहले हम देख लें कि इसमें किस तरह से होगा। नाउ ओनली 15 मिनट्स वर लेफ्ट। अब आर देखो, ईच वन हैड कंक्लूडेड दैट वी वर गोइंग टू लूज। इट वॉज अ मैटर ऑफ मिनट्स। क्यों? इट वॉज अ गेम ऑफ लाइफ एंड डेथ। थैंक गॉड वी रब्ड द डिफीट रिटन लार्ज ऑन अवर फोरहेड और अवर परफॉर्मेंस वॉज एक्सेलेंट। अब एक बात बताओ, पी से शुरुआत तो हो नहीं सकता। पी से शुरुआत हो सकता है? नहीं हो सकता। दूसरी बात है आर से शुरुआत होगा। आर से शुरुआत हो सकता है। अब तुम्हें मैं बता रही हूं कहां कहां फंसोगे। पी से शुरुआत इसलिए नहीं करोगे क्योंकि जब आप कहोगे गेम ऑफ लाइफ एंड डेथ है, हम सबको लग रहा था हम हार जाएंगे, कुछ मिनट की बात थी, तो इन सबके बीच में पी नहीं आएगा। इसीलिए अगर आर से शुरू कर भी दोगे तो पी बीच में घुसेगा नहीं। अगर आप कहोगे किसी से तो शुरुआत हो जा रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कौन किसके बाद होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन पी लास्ट में होगा। एक तो सबसे पहले शुरुआत आप कहोगे कि पी से नहीं हो सकता है, ठीक है, पी से शुरुआत नहीं हो सकता, आर से तो हो सकता है। आर से तो शुरुआत कर ही दिया मैंने। पी से शुरुआत हो नहीं सकता है क्योंकि पी में हमने कहा है डिफीट, और S6 में वही चीज कहा कि अपने सर से डिफीट वर्ड को रब करके हमने अपना परफॉर्मेंस एक्सेलेंट कर दिया। आर से शुरुआत हो सकता है, पी में एंड सबसे अच्छा लग रहा है क्योंकि इसके बाद ये फिट हो रहा है। तो कई बार आपको शुरुआत के सेंटेंस समझ में नहीं आएगा। और एक चीज और है, जब ऑप्शन देख लोगे ना तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करोगे, क्योंकि आप कई बार कहोगे मैम देखो क्यू से भी तो शुरू हो सकता है, भाई क्यू से शुरुआत ही कहाँ है। देखो एस से भी तो शुरू हो सकता है, भाई एस से शुरुआत कहाँ है। आप कहोगे मैम यहाँ मिनट्स की बात है, यहाँ मिनट्स की बात है, यहां से शुरुआत तो हो सकता था। मैं ऑप्शन में देख रही हूँ मेरा एस से शुरुआत कहीं है क्या। क्लियर? तो ऑप्शन पर भी नजर रखना है आपको। नेक्स्ट, हो गया खत्म, ऑप्शन देख के निकल गया। 5 नंबर, बस ठीक है, हो गया। आंसर बताओ क्यों। यस, वेरी गुड। The Republic Day in India falls on 26th January. Okay. PSR. The President of India takes the salute. S. It is celebrated with great pomp and joy. People from far and wide come to witness it. मेरा S और R दोनों मुझे सही लग रहा है, ठीक है। अब आती हूं मैं कि मुझे S, देखो सबसे पहले P से तो बिल्कुल नहीं फिट हो रहा है अभी, क्योंकि जब सैल्यूट देगा तब ना सैल्यूट लेगा। चलो अब अगर देखोगे आप तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया
falls on 26th January. मेरा S बहुत अच्छा लग रहा है. People from far and wide come to witness it. चलेगा. लेकिन अगर मैं कहूं it is celebrated with great pomp and joy, people from far and wide come to witness it. It is organized at the India Gate and the President of India takes a salute. He attends. अब यहां पर देखो ध्यान से, P के बाद S6 होगा. P के बाद S6 होगा. अब सुनो ध्यान से बेटा, यहां पे हम लोग आके कभी कभी फंसते हैं कि भाई एक बात बताओ, हम S से भी शुरुआत कर सकते हैं और R से भी शुरुआत कर सकते हैं. अब क्या करूंगा? जल्दी बताओ. S से भी शुरुआत हो सकता है, R से भी शुरुआत हो सकता है. आपको कौन, आंसर पर मत जाओ, आपको कौन बेहतर लगेगा? देखो बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन ध्यान से सुनना. अगर मैं किसी का इंट्रोडक्शन बोलूं ना, तो सबसे पहले मैं उसका नाम बोलूंगी, किस एज का है, कहां पे पढ़ता है वो बताऊंगी, फिर उसके फादर्स नेम पर आऊंगी. यानी अब किसी का इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो बेहतर उसके बारे में पहले बात खत्म कर लो, फिर उसके बाद आगे चलो. अगर यहां पे हम कहें भाई पी में एंड कर रहा है, दोनों तो सही है. पी में एंड कर रहा है क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सैल्यूट लेता है और वो अटेंड करता है मार्च पास्ट, प्रेसिडेंट के लिए है. मुझे लगा बहुत बड़ी चीज हमने खोज निकाला, लेकिन वो दो में है. एस भी चलेगा शुरुआत में, आर भी चलेगा शुरुआत में. लेकिन अगर हम कहें कि भाई वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इसी कारण तो लोग आते हैं ना यार, नहीं? तो आप सबसे पहले जो रिपब्लिक डे है उसके बारे में बात खत्म कर लो, उसके बाद पीपल में जाओ. ठीक है? क्योंकि मैं कहूं इसे धूमधाम से मनाया जाता है, ये चीज मेन है. फिर लोग उसे देखने आते हैं, वो बाद में. फाइन. दिस मीन्स इसमें थोड़ा सा फंसोगे, और इसमें आप फंसोगे तो आपका गलती नहीं है, क्योंकि पी एंड में होना चाहिए था किसी एक में, अगर उनको ज्यादा क्लैरिटी देना था तो. लेकिन अल्टीमेटली हमें लगा कि पीपल को बीच में नहीं घुसा के पहले हम रिपब्लिक डे के बारे में सारी बातें खत्म कर ले, इसलिए हमने इसको मार्क किया. अगर आप इन दोनों में फंस रहे हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब है वो जेन्युइन प्रॉब्लम है. कई बार आप कहते हो मैम नहीं बन रहा है या गलती हो रही है, मैं आपको हमेशा कहती हूँ एक बार क्वेश्चन ला के दिखाओ, हो सकता है उसमें मैं भी फंसूं. तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप भी फंसोगे और वो जेन्युइन होता है. फंसना कोई बहुत ऐसा नहीं है, ब्लंडर नहीं. सिक्स्थ में आओ. अभी थोड़ा छोटा सेंटेंस है. हो गया. माई अनमैरिड आंट. बेटा मेरा सब्जेक्ट हो गया. अब सब्जेक्ट के बाद मुझे वर्ब चाहिए, और वर्ब मुझे सब में मिल रहा है. माई अनमैरिड आंट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर अस. हु स्टेज विथ अस. देखो इनके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां दिया गया. हु स्टेज विथ अस इज क्रिएटिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर अस. क्यू के बाद पी मुझे ये फिट लगता है. माई अनमैरिड आंट जो कि हमारे साथ रहती है इज क्रिएटिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर अस. अब क्यों? एंड देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग फैमिली मेंबर्स बिकॉज ऑफ हर इंटरफेयरिंग नेचर इन अवर पर्सनल लाइफ. हो गया. मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट है क्यों? बिकॉज ऑफ जो इंटरफेयरिंग नेचर है उसके कारण. यानी कि एस के बाद आर, ये भी तो फिट हो रहा है. जब भी किसी व्यक्ति के बारे में बताते हो और उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है, तो आप उसके बगल में ही लगाते. मिस्टर प्रकाश हु इज अवर नेबर, बगल में लगाएंगे ना. इज काइंड हार्टेड एंड बेनिवलेंट. मैं ऐसे कहूंगी मिस्टर प्रकाश is kind hearted and benevolent who stays near us. पहले मिस्टर प्रकाश कौन? Who is our neighbor?
अब उसके बाद उसके बारे में बताएंगे। तो यहां पर भी वही है, माई अनमैरिड आंट कौन हु स्टेज विद अस इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर अस। क्यू के बाद पी मार्क करने के बाद है ना, बस सीधा हम आंसर में आ गए। हो गया। बोलो पक्का। दीक्षा, वेरी गुड। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है जो साथ में ही आएगा। वाह, देखो असली तो यहाँ क्लास चलता है, बुक खरीदना था बेटा, केडी पब्लिकेशन में जाओ और वहां से जाके खरीद लो, है ना। चलो, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। अब मुझे वर्ब चाहिए। क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म, किसका टर्म नहीं पता, ये तो सेंटेंस बी से शुरुआत नहीं हो सकता। Whatsoever shall be initiated, यहां से बिल्कुल सही चल रहा है कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं किया जाएगा। बेटा आपको पता है ना, ऑर्डर कमांड है ना, तो कमांड के लिए हम थर्ड पर्सन के साथ शैल लगाते हैं, आपको पढ़ाया था टेंस में। तो वही है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इनिशिएटेड, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू नहीं किया जाएगा। हमें क्यू से शुरुआत लग रहा है। शैल बी इनिशिएटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। ओके, शुरुआत भी नहीं किया जाएगा और कंटिन्यू भी नहीं किया जाएगा। फाइन। प्रेसिडेंट और अ गवर्नर इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। हो गया सही, ये तो निकल गया, क्योंकि गवर्नर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, उसी के लिए तो हिस लगाया है। अब चलो मैं इसको ट्राई करती हूं। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग whatsoever shall be initiated in any court during his term। अब यहां पे खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि क्यू के बाद फिर से जब हम पी में आए हैं तो his term मतलब किसका टर्म, मुझे नहीं पता चल रहा है। जब हम गवर्नर और प्रेसिडेंट के बाद यूज कर रहे हैं हिज टर्म, तब पता चल रहा है कि नहीं हिज कौन है, गवर्नर या प्रेसिडेंट। तो आंसर इज ए। जब भी आप वर्ड अरेंजमेंट करते हो ना, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब खोजो, जिसमें वर्ब है उसी से रिलेटेड। जैसे हमने कहा नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इनिशिएटेड, यानी कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू नहीं किया जा सकता है। और आगे नीचे सरसरी तौर पे आपका नजर जैसे प्रेसिडेंट पर पड़ा, आपको समझ में आ गया कि प्रेसिडेंट के खिलाफ तो ऐसे भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चला सकते, है ना। तो जरूर शुरुआत करने की बात हो रही है क्रिमिनल प्रोसीडिंग प्रेसिडेंट के खिलाफ, इसलिए तो एक कमांड की तरह लग रहा है। बोलो समझ में आया? नेक्स्ट अप, बोलो। शुरुआत किससे होगा? जैसे हमने डेंटिस्ट पढ़ा सब्जेक्ट, अब हम वर्ब ढूंढना शुरू करेंगे। एक्सट्रैक्टेड मनीष टूथ, उसने मनीष के टूथ को निकाल दिया, आर से शुरुआत कर रहे हैं। एक्सट्रैक्टेड मनीष टूथ एंड रिलीव्ड हिज पेन, बिल्कुल सही लग रहा है। रिलीव्ड हिज पेन विथ अ सीवियर टूथेक, ये कैसे हो सकता है?
relieved his pain ऑफ होगा, विथ नहीं होगा यहां पे, है ना। चलो फिर से इसको देखते हैं। extracted Manish tooth when he was brought to hospital with a severe toothache। Q और P एक साथ होना चाहिए। when he was brought to hospital with a severe toothache and relieved him of his pain, relieved his pain, ये चलेगा, फोर्थ चलेगा। ठीक है, अब हमने कैसे पहचाना, आर से तो शुरू दोनों हो रहा है, लेकिन एक्सट्रैक्टेड मनीज टूथ एंड रिलीव्ड हिज पेन विद सीवियर टूथेक नहीं होता। यू रिलीव समवन फ्रॉम समथिंग, विथ नहीं होगा, विथ का मतलब तो साथ हो जाता है। अब साथ में आ रहा है when he was brought to hospital with a severe toothache, यानी Q के बाद P आना चाहिए था। आंसर इज डी। बताओ, कभी कभी आपको दो ऑप्शन कंफ्यूज करेगा, हमेशा इतने लकी नहीं होते हो कि पहला में ही सही हो जाए। दीक्षा, ये सब वॉल्यूम 2 में नहीं है बेटा, ये सब मैंने लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर्स उठा के लेके आई हूं। ओम अज बेटा, पासवर्ड क्रिएट नहीं हो पा रहा है, तो 9 क्या है नंबर, नंबर ही मैं भूल गई, नंबर है वाला ऑफिस का नंबर, ये कॉल सेंटर का 9555108888 ना। इस पर कॉल कर लेना। बताओ 9 का आंसर पक्का। द एक्ट्रेस हैज बीन सेलेक्टेड एज द बेस्ट हीरोइन ऑफ द ईयर, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है ना। आप बोलोगे हु इज द डॉटर ऑफ अ फेमस मेल सिंगर, अभी तो बताया था, मैंने कहा था जो उसका एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है उसके बारे में उसको नजदीक रखा जाता है। दिस मीन्स PQS तो बिल्कुल सही है, PQS कहाँ है, यहां पे, लेकिन R जो है वो इस एक्ट्रेस के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है, वो नजदीक होगा, यानी जिसके बारे में कुछ भी बताया गया हो एडिशनल उसके साथ चिपका दो और बाकी सारे उसके बाद। समझ में आ रहा है। हैज बीन सेलेक्टेड किस रूप में, यहां बताया है बेस्ट हीरोइन ऑफ द ईयर। नेक्स्ट, चलो, इन मेनी कल्चर्स क्या, सब्जेक्ट चाहिए ना कुछ, बहुत सारे कल्चर में अब सेंटेंस की शुरुआत में मुझे कुछ सब्जेक्ट तो चाहिए। बहुत सारे कल्चर्स में पीपल बिलीव हो गया, पीपल बिलीव दैट, ऐसी तो शुरुआत करते हैं, लोग विश्वास करते हैं कि, पीपल बिलीव दैट, ब्लू हैज द पावर टू मेक विशेस कम ट्रू एंड बी सक्सेसफुल इन लाइफ, हो गया, ठीक है। नहीं, इन मेनी कल्चर्स में क्या, पीपल बिलीव क्या, दैट, बस यहीं पर खत्म है मामला। इतना में ही हम समझ गए कि यहां पे आर के बाद क्यू आएगा, उसके बाद फिट करके देख लो सही हो रहा है, ठीक है।
इसमें आपको जो मिक्स दिया है मैंने, सेंटेंस अरेंजमेंट एंड वर्ड अरेंजमेंट मिक्स करके दिया है। 10 में से किसका 10 सही हुआ, हाथ ऊपर करो। बाकी लोग कहां फंसे हैं? 9 कितना को सही हुआ? ओके, 8, 7, 6, अच्छा 1। ऐसे तो मत करना यार, बेइज्जती तो मत कराओ। 0, 0 तो नहीं होगा यार, इतना तो मुझे अपने स्टूडेंट्स पे भरोसा है कि 0 तो नहीं होगा। चलो अब सुनो, सबसे पहले आप जरा पैसेज का साइज देखो, छोटा है, बड़ा, छोटा है बेटा। जब पैसेज का साइज बड़ा होता है ना, तो हम कहते हैं वर्ड कीवर्ड देखो। जब पैसेज का साइज छोटा है तो हम कहते हैं पैसेज पढ़ लो, लेकिन फिर भी एक सरसरी तौर पे कीवर्ड तो देख लो क्वेश्चन में। कीवर्ड हम क्वेश्चन में देखें, द यूज ऑफ साइंस इन इट्स सिंपल फॉर्म हैज हेल्प्ड। सिंपल फॉर्म, नेचर नाउ नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन। मेरे दिमाग में ये दो चीजें आ रही है, सिंपल फॉर्म और प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन। याद रखो खाली, आ जाओ वापस। इन सिंपल फॉर्म मुझे आंसर मिल गया पहले का। साइंस हैज हेल्प्ड मैन टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम नेचर एंड टू ओवरकम नेचुरल ऑब्स्टेकल्स टू मूवमेंट। शुरुआत में इंसान को साइंस ने हेल्प क्या किया था कि अपने आप को कैसे बचाओगे नेचर से, और ऑब्स्टेकल जो नेचुरल ऑब्स्टेकल होते हैं जिससे वो मूव नहीं कर पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो नेचुरल ऑब्स्टेकल्स है उससे कैसे बचना है या उसको कैसे पार करना है, इसके बारे में बताया था। The use of science in its simple form has helped man to do such things as building shelter and make cars, boats, etc. Make bombs and missiles, factories, planes. ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं, ये आंसर। क्यों नहीं है? है भाई, है। कहां है? ऑब्स्टकल्स टू मूवमेंट। मूवमेंट में आपको हेल्प करता है कार्स, बोट्स एटसेट्रा। प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम नेचर, प्रोटेक्ट करने में कौन हेल्प करता है आपको? शेल्टर, बिल्डिंग शेल्टर। देखो आंसर है, उसको इलैबोरेट कर दिया है बस। मूवमेंट में क्या हेल्प करता है, शेल्टर में कैसे हेल्प करता है। बॉम्ब्स वगैरह थोड़ी बनाने में शुरुआत में किया। With the advancement of science, a situation has arisen in which nature needs to be protected from man. अब नेचर को बचाना पड़ रहा है मैन से। He has used nature's own gift, not only of metal, but even of human brain to attack nature. नेचर को हम अटैक कर रहे हैं। अब बताओ इसमें क्या होगा? आंसर यही है, जब आप अटैक करते हो किसी चीज को तो उसको क्या करते हो? डिस्ट्रॉय करते हो। वही चीज तो कह रहा है, फॉरेस्ट्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड। ठीक है, थर्ड, फॉरेस्ट्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड। अब हमारे पास आ गया वही तो, फॉरेस्ट्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड नॉट ओनली टू सेटिस्फाई नीड, अपने जरूरत को सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ नहीं, बल्कि टू प्रोवाइड लग्जरीज। क्यों हम करते हैं? नीड्स का मतलब कंफर्ट और लग्जरीज का मतलब प्लेजर, है ना? सुख सुविधा की चीजें, कंफर्ट की चीजें। देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है? द इविल इफेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग नेचर, मेरे पास इविल इफेक्ट जैसा कुछ वर्ड आना चाहिए। द इविल इफेक्ट्स, क्वेश्चन में इविल इफेक्ट देखा, तुरंत फट से हम समझ गए इविल इफेक्ट of deforestation are already making themselves clearly felt in climatic change. Climatic change में आपको clearly feel हो रहा है ना? Instead of using it as seen in क्या में? बस आ गया, yes, unfavorable changes in climate change.
soil erosion. Man has at last begun to learn that he has to protect what he wants. Climate changes and soil erosion. बेटा soil erosion word जैसे देखा हम यहाँ आगे, and soil erosion are results of, किस चीज का रिजल्ट है बताओ? यस, यहां पे आप सीधा देख रहे हो, फॉरेस्ट आर बीइंग डिस्ट्रॉयड अपने लग्जरीज को प्रोवाइड करने में. इविल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्लाइमेटिक चेंज और सॉइल इरोशन कर रहा है. यानी कि डिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोशन हो रहा है. पेड़ काटेंगे तो जो जड़ से बंधे हुए हैं हमारे सॉइल वो छूट जाएंगे, खुला हो जाएंगे, तो सॉइल इरोशन होगा. अच्छा, एक चीज मार्क कर, हमें यहां पे क्यों आसान हो गया, हर लाइन में आंसर मिलता चला गया, क्योंकि पैसेज था छोटा और क्वेश्चन थे 5. जब आपके पैसेज होते हैं बड़े और क्वेश्चन होते हैं 4, जैसे मेंस में आ रहा था, तब एक पंगा होता है बेटा कि फिर आप अननेसेसरी बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो जिससे कोई मतलब नहीं है. तब क्या होता है कि हम अगर कीवर्ड पकड़ लेते हैं ना तो सरसरी तौर पे बहुत कुछ पढ़ के निकल जाते हैं, इससे क्वेश्चन ही नहीं क्या मतलब बनता है इसको इतना पढ़ने का. ठीक है, वहां पे वो हेल्प करता है. यहाँ तो हर लाइन पे क्वेश्चन था. बोलो कोई प्रॉब्लम? अब बोली दो. हाँ, सी कौन सा इसमें? इसमें बेटा नेचुरल कैलेमिटी कहां पर दिया है जरा बताओ तो. सबसे पहले ध्यान दो, the evil effects of deforestation are already making themselves clearly felt in climatic change and soil erosion. तो soil erosion का कारण कौन है? Deforestation. ठीक है, नेचुरल कैलेमिटी का मतलब होता है प्राकृतिक आपदा. बेटा ये प्राकृतिक आपदा नहीं है जो सॉइल इरोशन हो रहा है. ठीक है, और कोई क्वेश्चन? पैसेज कितने लोगों को पढ़ के समझ में नहीं आए, पहले ये बताओ. रीडिंग कर रहे हो बेटा? स्पोकन का चैनल का कल तुम कम से कम 5 से 6 स्टोरी पढ़ के आओगे और मुझे सुनाओगे. हाँ पक्का ना? रीड करो यार, रीडिंग में मजा भी आता है. कल अच्छा, बहुत अच्छा बढ़िया सा स्टोरी डाला था, देखे सुने? हाँ पढ़ा उसको? हाँ चलो मुझे बताओ, उसका जवाब पूछती हूँ अभी. कौन सा ऐसा माउस है जिसके 2 लेग्स है? मिकी माउस. और कौन सा ऐसा डक है जिसके 2 लेग्स है? बहुत बढ़िया सा स्टोरी डाला है मैंने. तो थोड़ा रीडिंग करा करो. और मैं कोशिश यही करती हूँ यार आप लोग को सिर्फ मजा है. द रीजन इज जितना आसान वहां पे वही तो आसान है यार, कहाँ इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज है. ठीक है, हाँ ये जरूर है कि मैं क्लाइमेटिक चेंज के बारे में वहां लिख दूंगी तो तुम लोग कोई नहीं पढ़ोगे, इतना तो है. व्हाई शुड, चलो पहले तो अपने आप देखो, कीवर्ड उठाओ, क्वेश्चन पढ़ो और फिर पैसेज में जाओ. बेटा टैसिट बना है टैसिटर्न से, अर्पण शर्मा. टैसिटर्न होते हैं जो चुप रहते हैं, तो टैसिट होता है जो बोला तो नहीं गया लेकिन समझ लिया गया. अच्छा, why should those who overeat refrain from doing so? Overeating is one of the most wonderful practices among those who think they can afford it. अगर हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं तो रात में भी स्विगी और जोमेटो से खाना मंगा मंगा के ओवर ईट करते रहते हैं, है ना? ये मेरे लिए. In fact, authorities say that nearly all who can get as much as the desire overeat
टू देयर डिसएडवांटेज। जो लोग जितना अफोर्ड कर सकते हैं, अगर वो उतना मंगा रहे हैं, खा रहे हैं, तो अपने डिसएडवांटेज पे वो खा रहे हैं। क्या डिसएडवांटेज है? दिस क्लास ऑफ पीपल कुड सेव अ ग्रेट मोर फूड देन दे कैन सेव by missing one meal per week and at the same time they could improve their health। इसीलिए कह रहा है कि क्यों ओवर ईटिंग से बचना चाहिए, अपना हेल्थ हमारा सही होगा, है ना। और खाना भी हम पर वीक अगर एक मील भी छोड़ ले तो काफी खाना बचा सकते हैं। बताओ तुम, why should those who overeat refrain from doing so? Because overeating leads to loss of wealth, overeating is bad for health, overeating conserves food, ये तो खराब कंजर्व नहीं करता है, ये तो और खत्म करता है। बिकॉज overeating is immoral and unhealthy। अनहेल्दी तो ठीक है, इमोरल भी है, ठीक है, लेकिन नैतिकता से रिलेटेड बात होने लगी है। आंसर क्या दिया हुआ है? बी दिया होगा। सीधा सीधा आंसर जो है वो खत्म करो ना, ठीक है। अब यहीं तक आ गया हम लोग का। ओवर ईटिंग इज मोर प्रिवलेंट अमंग द रिच। जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, राइट, वो ओवर ईट करते हैं। सॉरी, ये बेटा मिडिल क्लास होता है, बूशवा। मैंने आपको लिखवाया होगा एक बार, है ना, बूशवा। लास्ट ऑप्शन का मीनिंग है मिडिल क्लास। द राइटर इज आस्किंग द रीडर्स, रीडर्स को क्या बोल रहा है? A heavy meal at night, the so-called dinner, is the fashion with many and often is taken shortly before retiring। Retiring का मतलब होता है बेटा आराम करना, है ना। हम लोग डिनर कब करते हैं? रिटायरिंग के पहले। मेरा क्लास 10 बजे खत्म होता है, उसके बाद मैं जाती हूँ और भर पेट खाती हूँ। It is unnecessary and could be foregone not only once a week but daily without loss of strength। यार बड़ी तेज भूख लग जाती है, कैसे छोड़ दे, कह रहा बोल रहा है अननेसेसरी है। एक दिन नहीं है, पूरे पूरे सप्ताह छोड़ सकते हो विदाउट लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। द राइटर इज आस्किंग द रीडर टू स्किप द हैवी डिनर एंड टेक लाइट इवनिंग मील। नहीं, to stop eating anything at night, to take food only during the day, to eat food before the sunset। ये सब तो कुछ नहीं बोल रहा है, ऐसा कुछ कह रहा है क्या? देख लेते हैं, एक वही तो है। हैवी मील कहाँ बोला है यार? हाँ, पूरा कंप्लीट डिनर कह रहा है। चलो, from 3 to 4 hours are needed to digest food। While sleeping, this food not being required to give energy for work is in many cases converted into excess fat, giving rise to overweight। The evening meal should be light। Evening meal बता, dinner की तो बात ही नहीं कर रहा है। Taken 3 or 4 hours before retiring। This prevents overeating, conserves energy and reduces the cost of food। बिफोर सनसेट तो नहीं बोला है। आंसर क्या दिया है? नहीं, आंसर दिया क्या है? ए दिया है। तुम लोग क्या बोल रहे हो? लास्ट वाला, टू स्टॉप ईटिंग एनीथिंग एट नाइट, टेक लाइट इवनिंग मील। ओके, इवनिंग कहा है, लाइट इवनिंग, ओके फाइन, ये चलेगा। नहीं नहीं, बी भी आंसर सही था, लेकिन आगे जब पहुंचे हैं ना, द इवनिंग मील शुड बी लाइट, ये यहां पर पहुंचे तब लगा कि वो है। हालांकि देखो ना, लिखा हुआ है कुड बी फोरगॉन, यानी कि जो डिनर है उसको छोड़ा जा सकता है कंप्लीटली, ये भी आंसर था। लेकिन फुल आंसर ए में है। देखो भाई, आंसर बी भी सही है, लेकिन वो हाफ है ना। तो अगर कहोगे हाफ आंसर बेहतर कि फुल आंसर बेहतर, तो फुल बेहतर है। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर हैविंग इवनिंग मील? 3 or 4 hours before sleeping।
बताओ, अकॉर्डिंग टू द पैसेज कितनी बार? आंसर बताओ, और आंसर कहाँ ये भी बताओगे ना यार। बोलो। अरे यार कहाँ लिखा हुआ, ये तो बताओगे। कहीं लिखा हुआ है? तब कैसे बता रहे 2 टाइम्स और 3 टाइम्स? देखो, एक चीज यहां पर है, दे कैन सेव बाय मिसिंग 1 मील पर वीक। अब 1 मील पर वीक की बात कर रहा है, तो एक बात मुझे बताओ, 1 मील पर डे मिस करने की बात करता ना, तो मैं 2 टाइम्स कह देती कि हाँ इसके अकॉर्डिंग 2 टाइम्स अ डे खाना सही है। लेकिन यहां पर कहीं नहीं बता रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स अ डे हमें खाना चाहिए। कहीं स्पेसिफाइड है क्या? नहीं। आंसर क्या दिया है? डी ही दिया है ना। अकॉर्डिंग टू द पैसेज पीपल ओवर इट बिकॉज, यस, बिकॉज दे कैन अफोर्ड। ऐसा नहीं कि भूख लगी रहती है, बस कुछ खाना है। क्या? रात में खाने का सिस्टम जो है ना, वो चालू करवाया था मैगी ने। नहीं। हाँ, रात में भूख लगे तो मैगी खा लो। उसके बाद पता चला कि यार, उसके बाद तो कुछ सब कुछ खा लो फिर रात में। कौन सा आंसर? किसमें प्रॉब्लम हो रहा है? लास्ट सेकेंड लाइन में, इसमें द इवनिंग मील शुड बी लाइट टेकन 3 और 4 आवर्स बिफोर रिटायरिंग, ये बोल रहे हो? बेटा तो सुबह का नाश्ता भी हो गया, दोपहर में भी हो गया, और शाम का इवनिंग मील भी हो गया। तब तो आपको 3 टाइम्स अ डे कह रहा है। लेकिन कहीं भी ये स्पेसिफाई किया कि आपको कितनी बार खाना चाहिए? वो आपको ये सलाह दे रहा है कि सप्ताह में एक मील भी स्किप कर दो ना, तो आप काफी भोजन बचा सकते हो, ये कह रहा है। बस कितनी बार खाना चाहिए कहीं पर नहीं दिया है। करो इसको।
करते जाओ आप लोग। जो ऑनलाइन बैठे हो उसको क्वेश्चन मैं चेंज करते जा रही हूँ, पैसेज सेम है। देख लिया? We live in a curious age. The author calls our age curious because, बस पहला आंसर पहला लाइन में ही मिल रहा है मुझे। We live in a curious age. We are offered glimpses का मतलब झलक, glimpse of a world civilization slowly emerging. जो वर्ल्ड का सिविलाइजेशन है वो धीरे धीरे इमर्ज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, the UN special agencies dedicated to health and education. भाई हेल्थ एंड एजुकेशन में अच्छा काम हो रहा है, यूएन का स्पेशल एजेंसीज इसी पर काम कर रहा है, यानी स्लोली इमर्ज कर रहा है। बट अलोंग विद दीज, इसके साथ साथ, आर साइट्स एंड साउंड्स that suggests that the whole civilization is rapidly being destroyed. इसके साथ साथ ऐसे भी झलकें दिखती है जहां पे पूरी सभ्यताएं डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो क्यूरियस एज है ना, एक तरफ अच्छा काम हो रहा है और एक तरफ नाश हो रहा है। बताओ आंसर कौन होगा? यस, कंस्ट्रक्टिव काम भी हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज भी हो रहा है। हेल्थ एंड एजुकेशन में इतना बढ़िया काम हो रहा है, यूएन के द्वारा स्पेशल एजेंसीज काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सारा का सारा डिस्ट्रक्शन भी इसी काल पे तो चल रहा है। इसीलिए इसको क्यूरियस एज बोला गया है। इट इज डेप्लोरेबल टू विटनेस मॉब अटैक ऑन एम्बेसीज। कुछ मॉब अटैक ऑन एम्बेसीज की बात कह रहा है, फॉलोइंग अ क्लैश ऑफ पॉलिसीज ऑफ टू ऑफिशियल पॉलिसी मेकर्स बिकॉज, अब आगे देखो, टू ऑफिशियल पॉलिसी क्लैश। बस हम समझ गए, आंसर मेरा आ गया। कैसे समझ गए? क्लैश ऑफ पॉलिसीज, ऑफिशियल पॉलिसी, ऑफिशियल क्लैश, वर्ड मिल गया हमें यहीं पर। Two official policies clash and instantly embassies are attacked by howling mobs of students. जरा सा दो कंट्री के बीच में कोई पॉलिसी क्लैश हो और वहां के एम्बेसी में फिर चिल्लाते हुए, हाउलिंग का मतलब होता है एकदम चिल्लाते हुए, जो रोते हुए नहीं होते, चिल्लाते हुए, वैसे चिल्लाता हुआ जो स्टूडेंट्स होता है वो अटैक कर देते हैं। एट वंस, तुरंत ही, डिफाइंग लॉ, कस्टम एंड यूसेज, सब चीज को ताक पे रख के, चाहे लॉ हो, कस्टम हो, यूसेज हो, कुछ भी हो। एंड दैट दिस मे नॉट बी merely सो मेनी हॉट हेडेड लैड्स, लैड मतलब लड़के, escaping all control and may itself be a part of the policy of the political parties. भाई ये खुद ही पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिसी के पार्ट है, यानी उनको खुला छोड़ दिया जाता है कि जाओ तुम लोग जाके अटैक कर दो। दैट इज मॉब एंटिक्स। बेटा मॉब एंटिक का मतलब होता है एक युक्ति मॉब का, यानी आप पर हम अटैक करा दे मॉब से, किसी को सजा नहीं होगी। मॉब जब अटैक करता है ना तो कोई पर्टिकुलर पर्सन उसकी जिम्मेदार भी नहीं होता, इसी को कहते हैं मॉब एंटिक, मतलब मॉब का जो युक्ति होता है वो। As additional propaganda to deceive world opinion makes the situation even worse. इससे क्या होता है, सिचुएशन और खराब हो जाता है। ये मॉब एंटिक्स हम इस्तेमाल कर दे, एडिशनल प्रोपेगेंडा टू डिसीव वर्ल्ड ओपिनियन। भाई वर्ल्ड का ओपिनियन जो है, हम क्या करें, हमारे देश के लोग इसके खिलाफ है, उन्होंने अटैक कर दिया, हम क्या करें? तो ये बहुत गलत बात है। अब बताओ कौन सा होगा? इट इज डेप्लोरेबल। डेप्लोरेबल का मतलब क्या होता है? निंदनीय,
पहले तो डेप्लोरेबल आपको लिखवाया हुआ है मैंने, क्रिटिसाइज, डेप्लोर, कंडेम, लुक डाउन, ये सब का मतलब होता है निंदा करना, बिलिटिल, अबेज, डिग्रेड, ये सब सिनोनिम लिखवाया है, नीचा करना, निंदा करना। टू विटनेस, विटनेस मतलब देखना, मॉब अटैक ऑन एम्बेसीज, following a clash of policies of two official policy makers because students should not take part in politics but should concentrate on studies, ऐसा तो कहीं नहीं दिया आगे। They may result in the loss of lives of young and promising students, ऐसा तो कहीं नहीं दिया, यहां तक तो नहीं दिया है फिलहाल। They are overlooked by the policy planners themselves. They are indicative of the complete failure of the government in controlling the rebellious students. बेटा ये भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही इसका इस्तेमाल कर रही है। जहां पे साफ साफ दिया जा रहा है मॉब एंटिक्स, यानी कि मॉब का हेल्प लेना। ठीक है, फिर से आगे भी देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। पार्टीज हैव ऑलवेज बीन डिसऑनेस्ट, but now it seems as if power mania is ready to destroy those civilities that make international relations possible. एक सिविल सोसाइटी के जो सभ्यताएं होती है उससे इंटरनेशनल रिलेशन पॉसिबल होता है, कंट्रोल रखना, सिविल तरीके से बिहेव करना। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन लोग वो भी खत्म करने को तैयार है, और जो चीज इंटरनेशनल रिलेशन को संभव बना रहा है, there is something even worse, इससे भी खराब और चीज है। What inspires these students to burn cars and books is not their political enthusiasm. ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, एंथुसियाज्म का मतलब उत्साह, बट अ फ्रेंजीड डिलाइट इन डिस्ट्रक्शन, बस मजा आ रहा है सब कुछ डिस्ट्रॉय करने में। इसको आग लगा दो, वो बाइक को आग लगा दो, वो कार को आग लगा दो, है ना, वो मेनिया, मेनिया मतलब समझते हो ना, सनक, वैसा फीलिंग आता है। वो फ्रेंजीड डिलाइट का मतलब ये होता है मेनिया। एंड अर्ज टुवर्ड्स वायलेंट डिमोलिशन, डिमोलिशन समझते हो, डिस्ट्रक्शन, है ना, कोई भी बिल्डिंग डिमोलिश होता है यानी वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। वन एस्पेक्ट ऑफ द मॉब इंडल्जिंग इन, इंडल्ज का मतलब होता है लिप्त होना, किसी चीज में शामिल होना, इन वायलेंस एंड आर्सन, आर्सन का मतलब आगजनी। अब मुझे बताना, इज दैट दे